ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ओम स्लो पढ़ा दे, ओम स्लो नहीं पसंद मैनू, रेजिस्टेंस फैक्टर्स करा दे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 से साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ओम स्लो टॉपिक और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस करने वाले हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा अभी हम ओम स्लो देख लेते हैं। सबसे पहले कहती हुंदी सी ओम स्लो पढ़ा दे, तो पढ़ा देते हैं। फिर ओम स्लो क्या है देख लेते हैं। ओम्स लॉ, तो ऐसे समझो, हाँ सपोज ये एक वायर है, ये एक कंडक्टर, सुंदर सा प्यारा सा एक कंडक्टर, एंड हमने मान लिया ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सपोज V, तो जो ये V पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के, यानी करंट के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, I के। और कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। अच्छा यानी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, या कहें कि वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक। यानी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। या ये भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी क्या मतलब है इसका, कि अगर हम करंट बढ़ाएं किसी कंडक्टर में, करंट की अमाउंट बढ़ा दें तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। या फिर उल्टा कहें कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो उसके साथ साथ करंट की अमाउंट भी बढ़ेगी। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिजिकल कंडीशन कह सकते हैं, एट फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहाँ पर एक कुछ कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा R, इसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन निकल के आया। वेयर देख लेते हैं R क्या है, वेयर R इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस, बिल्कुल रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ ये है, जो I है यानी करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, ठीक है, करंट बढ़ाने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। बट एक कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज आया तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये बिगड़ जाएगा, ठीक है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आगे। हाँ, ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा पहले। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है ये, तो रेजिस्टेंस बेटा कोई कुत्ता बिल्ली जानवर नहीं है ना। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी है, या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या सब्सटेंस, मटेरियल और सब्सटेंस by which it oppose the flow of electric current passing through a substance, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। यानी एक प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने को रोकती है किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मटेरियल में, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर
जो उस करंट के फ्लो होने को रोकता है वो क्या है, उसका रेजिस्टेंस, उसकी एक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, करंट के फ्लो होने को रोकना, अपोजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर देखें इस टाइप की क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसकी, एसआई यूनिट इज ओम, जिसका सिंबल है ये, जिसका सिंबल है ये ओम, ठीक, नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स देखते हैं, ओके, कैन दी हुंदी सी ओम्स लो पढ़ा दिया जी। तो बेटा अभी इसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस देख लेते हैं। कैन दी हुंदी सी रेजिस्टेंस फैक्टर भी पढ़ा दें तो पढ़ा देंगे अभी, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं यहाँ पर, 3-4 फैक्टर होंगे लगभग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, 3-4 फैक्टर होंगे यहाँ पर। फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर। तो कैसे रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी कि अगर लेंथ बढ़ाएं किसी भी कंडक्टर की या वायर की तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी कि उसमें करंट को फ्लो होने से रोकने की जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ती है। ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक बहुत लंबी रोड है तो उस पर ज़्यादा ब्रेकर होंगे एज़ कम्पेयर टू एक छोटी सी रोड, तो जितने ज़्यादा ब्रेकर होंगे उतनी ज़्यादा रुकावट बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ही जितना लंबा वायर होगा उसके अंदर रुकावट उतनी ज़्यादा होगी करंट को फ्लो होने से रोकने की। तो इसलिए यहाँ पर आर जो है या रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सेकंड देख लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर या वायर भी कह सकते हैं, ठीक। ऐसे समझो, जैसे सपोज ये मार्कर है, तो मार्कर का ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट, ठीक है, इसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है देखते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा, जितनी ज़्यादा वायर की थिकनेस होगी या कंडक्टर की थिकनेस होगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। ऐसे समझो भाई पानी का पाइप जितना ज़्यादा मोटा है तो ज़्यादा उसमें से पानी फ्लो करेगा, और जितना पतला पाइप होगा तो उसमें से कम पानी फ्लो करेगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करो रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट और इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकंड, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं क्या फैक्टर है इसमें। तीसरा फैक्टर है यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या वायर, ठीक। कैसे डिपेंड कर रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम इसमें कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistance will also increases, resistance will also increases, ठीक। अच्छा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इसलिए हमने कहा था कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ओके ओके। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं इसका क्या है, नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, यस इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस मटेरियल से बना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। भाई कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, आयरन का वायर है, किस मटेरियल का वायर है, वो कौन से मेटल का वायर है, उसके ऊपर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे समझो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सपोज अगर कॉपर वायर है तो कॉपर वायर इज
अ गुड कंडक्टर देन आयरन वायर। कैसे, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है, वो देख लेंगे अभी, क्योंकि इस रेजिस्टिविटी की बात आएगी जब, ठीक है। तो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंसेस डिपेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है, इन दो इक्वेशन को कंबाइन करके देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, R is directly proportional to L and inversely proportional to A। तो R is proportional to हम लिख सकते हैं L by A, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर कांस्टेंट रो L by A, वेयर हम इसे लिख सकते हैं वेयर रो इज कांस्टेंट, और रो को हम किस नाम से जानते हैं, रो इज रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बेटा ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये हर एक मटेरियल का फिक्स रहता है, फिक्स अमाउंट है, क्वांटिटी फिक्स है, ओके। ऐसे समझ सकते हैं हम इसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, इसकी यूनिट देख लेते हैं यहाँ से, इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी देख लेते हैं। तो आर की यूनिट रेजिस्टेंस की ओम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर। तो यहाँ से जो यूनिट आएगी ये ओम मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ रो यानी रेजिस्टिविटी, इज ओम मीटर, ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो सकती है। अगर बात करें डेफिनेशन की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर इसे डिफाइन करने लगे कि डिफाइन रेजिस्टिविटी या रो, डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो कैसे इसे डिफाइन करें, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले को देखो यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस इफ, इफ उसके लिए कंडीशन है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर इज 1 मीटर, देन वी कैन से दैट द रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है यहाँ पर रेजिस्टिविटी, और ये हर एक कंडक्टर की या किसी भी सब्सटेंस की फिक्स होती है। हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, नोट हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, अगर हाई रेजिस्टिविटी तो उतना ही बेकार कंडक्टर होगा। हाई रेजिस्टिविटी है तो यहाँ पर क्या है, वो पुअर कंडक्टर, या कह सकते हैं इंसुलेटर, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। और अगर रेजिस्टिविटी लो है, लो रेजिस्टिविटी है, अगर रेजिस्टिविटी लो है किसी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की, तो वो कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं उसे गुड कंडक्टर। अगर लो रेजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की तो वो कैसा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर, अगर किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कम है तो, ठीक है। तो बेटा ये रेजिस्टिविटी है, तो हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, ओके। तो कहते होंगी सी फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा दिया, ठीक है। तो बेटा टॉपिक तो आज क्लियर ही हो चुका होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, तो प्लीज़ डिस्टर्बेंस और जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ थी उसे इग्नोर करके टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करना। और वीडियो तो वैसे अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार, चैनल को फैला दो बिल्कुल, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।